तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआन यांकाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुमो एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्होंने यांकाई को पनिश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमने सुमो और जैंग के ग्रैंडफादर्स को भी देखा था। सुमो के ग्रैंडफादर एल्डर जू ने यांकाई को पनिशमेंट से बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर शुआन के इंटरफेयर करने की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब तो यांकाई को पनिशमेंट से कोई भी बचा नहीं सकता, मगर तभी एल्डर मिंग वहाँ पर सेक लीडर का मैसेज लेकर पहुँच गए। सेक लीडर ने इस मामूली से मैटर को यहीं पर एंड करने का हुक्म दिया था, जिसके चलते होंगजिन को पीछे हटना पड़ा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांकाई होश में आते हुए कहने लगा कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इतनी सारी पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो देखता है कि उसे किसी अलग ही जगह पर लाया गया है और ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। और तभी वहाँ पर यांकाई के दोस्त पहुँच गए। सुमो कह रहा था, भाई यांकाई तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी वो अपने सेंटेंस को करेक्ट करते हुए कहने लगा कि सॉरी भाई नहीं, जीजा जी आप ठीक तो हो ना? इधर यांकाई सोच में पड़ गया कि ये सीधा भाई से जीजा जी पर कैसे पहुँच गया। अब सुमो उसकी मदद करते हुए कहने लगा कि युनटियान ने जो भी कल हुआ था वो मुझे सब बता दिया है। मुझे तो पहले ही डाउट था कि मेरी सिस्टर आपको अपना दिल दे बैठेगी और देखो वही हुआ। उसने तो सबके सामने एक्सेप्ट किया है कि वो आपसे प्यार करती है। ये सुनते ही यांकाई काफी ज्यादा चौंक गया। जहाँ तक उसे पता है कि शुआन और उसने मिलकर बस होंगचेन को जलाया था और उनके दरमियान असल में कोई रिलेशनशिप नहीं था। मगर अब ये बात यांकाई इसे कैसे समझाए। और तभी सुमो मजाक में उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि अरे जीजा जी अभी नाटक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता चल गया है कि आपका और मेरी सिस्टर का चक्कर है। ये सब सुनकर तो बेचारे यांकाई के दिल में ही दर्द होने लगा, जिसके बाद वो सुमो का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचाई। जिस पर सुमो कह रहा था, अरे जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हो, जान तो आपने मेरी बचाई थी। साथ ही साथ सुमो अब एलिक्सर की एक पोटली भी बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था, देखो इसमें कई सारे एलिक्सर्स हैं जो कि आपकी इंजुरीज को हील करेंगे और साथ ही साथ आपकी कल्टीवेशन में भी मदद करेंगे। ये सारे एलिक्सर मेरे ग्रैंडफादर ने आपके लिए भेजे हैं, तो जीजा जी प्लीज इन्हें कंज्यूम कर लेना। जिस पर यांकाई कहता है, ये काफी सारे एलिक्सर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे एलिक्सर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़े बहुत एलिक्सर्स मेरे लिए रख कर बाकी की सब वापिस ले जाओ। लेकिन सुमो ने इसके लिए मना किया। वो कह रहा था कि इस बार आप काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो आपने खुद को एकदम प्रॉपरली रिकवर कर लेना चाहिए। तो यांकाई सुमो से कहने लगा कि प्लीज अपने ग्रैंडफादर को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मगर सुमो तो अभी भी अपने ग्रैंडफादर से नाराज था। वो यांकाई से कहता है कि उन्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो बुढ़ा तो तुम्हें ऑलमोस्ट। लेकिन तभी सुमो रुक जाता है। वो दिल में ही सोचता है कि मैं यांकाई को ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि मेरे ग्रैंडफादर उसे पनिश करने वाले थे, वरना तो उन दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। आफ्टर ऑल यांकाई हमारे घर का दामाद बनेगा, तो उनके रिश्ते भी मेंटेन रहने चाहिए। इधर यांकाई कहता है, भाई तुम अभी कुछ बताने वाले थे, बताओ ना क्या हुआ। जिस पर सुमो कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये बोल रहा था कि उन्हें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत, वैसे भी तुम हमारे घर के मेंबर बनने वाले हो। इधर यांकाई देखता है कि शुआन उससे मिलने नहीं आई, तो सुमो से उसके बारे में पूछने लगा। जिस पर सुमो कहता है कि पहला तो मेरी सिस्टर तुम्हें यहाँ लेकर आई, जिसके बाद वो वापस से कल्टीवेशन करने चली गई। ये सुनकर यांकाई थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि शुआन ने तो मुझसे पहला बात करनी चाहिए थी, हम दोनों को भी कुछ बातें क्लियर करनी थी, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे ही चली गई। दरअसल यांकाई यहाँ पर सबको बताना चाह रहा था कि शुआन और उसके दरमियान कुछ नहीं, मगर शुआन की हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सच्चाई सबको बताना चाहती है। इधर ये तीनों भी यांकाई को जीजा जी कहते हुए स्माइल करने लगे, जो देखकर यांकाई को और ज्यादा टेंशन आ गया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांकाई रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर टेंशन की वजह से उसकी नींद ही भाग गई। वो सोचता है कि मेरी बेवकूफी की वजह से सीनियर शुआन की इज्जत मिट्टी में मिल गई, सबको यही लग रहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। उस दिन सीनियर शुआन ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा था, भले ही वो सिर्फ मुझे संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लोगों ने तो उसे गलत समझ लिया। जिसके बाद यांकाई उठकर बैठ गया। वो कह रहा था कि काफी कुछ हो चुका है और मेरे ओवरथिंक करने से कुछ बदलने नहीं वाला, तो क्यों ना मैं अपनी इंजुरीज को रिपेयर करने पर फोकस करूं। जिसके बाद सुमो ने दी हुई एलिक्सर्स पिल को निकाल लेता है। अब उन पिल्स को कंज्यूम करते ही यांकाई की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। सेकंड एल्डर ने दी हुई मेडिसिन वाकई कमाल की थी। उन पिल्स की एनर्जी बड़ी तेजी से यांकाई की मेरिडियंस में फ्लो होने लगी और बस कुछ ही पलों में उस एनर्जी ने यांकाई
के इंजर्ड एरिया को हील करना शुरू कर दिया। उसकी पेन बड़ी ही तेजी से कम हो रही थी। साथ ही साथ हम वहाँ पर गोल्डन बॉडी की एक विजुअल को भी देख पाते हैं। यांकाई तुरंत ही समझ गया कि इन मेडिसिन की एनर्जी गोल्डन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रही है, तो उसने जल्दी से कई सारी पिल्स कंज्यूम करके प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसमें यांकाई को पता चला कि गोल्डन बॉडी इस एनर्जी को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है। वहीं पर यांग एनर्जी इन मेडिसिन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसका सीधा मतलब ये था कि यांग एनर्जी एट्रीब्यूट को पावरफुल बनाने के लिए बस यांग सप्लीमेंट की ही जरूरत थी। हालांकि गोल्डन बॉडी हर एक एनर्जी को रिस्पॉन्स करती है, इसलिए अब कल्टीवेशन में आगे बढ़ने के लिए यांकाई को बस यांग एनर्जी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करके भी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब यांकाई देखता है कि उसने जोश में आकर एलिक्सर्स की लगभग 5 बोतल खाली कर दी है। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन इतनी सारी एलिक्सर्स एक साथ ले ले तो उसकी बॉडी उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन यांकाई पर इन एलिक्सर्स ने कोई बुरा असर नहीं किया। उल्टा उसकी इंजरीज काफी हद तक रिपेयर हो गई थी। तो यांकाई बाकी बचे एलिक्सर को भी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। उसे देखना था कि इतना सारा एलिक्सर कंज्यूम करने के बाद उसकी बॉडी में क्या होगा। उसने एक के बाद एक सारे एलिक्सर्स कंज्यूम कर लिए और अब तो उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उसने पेट भर के खाना खाया हो। जिसके बाद यांकाई उन एलिक्सर की पावर को सर्कुलेट करने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करते ही नेचर में मौजूद सारी एनर्जी बड़ी ही तेजी से उसके अंदर समाने लगी। उसकी बॉडी में मौजूद हर एक वेन इस डिवाइन पावर से ग्लो करने लगती है। उससे फील हो रहा था कि थोड़ी देर में उसकी गोल्डन बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी भी एक चीज मिसिंग है, जो कि थी एक तगड़ी बैटल। अगर वो अपनी गोल्डन बॉडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है तो उसे एक अच्छे बैटल की जरूरत थी, ताकि वो इस बढ़ती हुई एनर्जी का यूज करके उसे स्टेबलाइज कर पाए। तो जल्दी से अपनी पड़ोस वाली रूम में पहुंच गया। वो कह रहा था, भाई सुमो चलो जल्दी से मेरे साथ फाइट करो। मगर उस रूम में सुमो नहीं बल्कि शुआन थी। और तो और यांकाई की टाइमिंग भी इतनी खराब थी कि उसने शुआन को कपड़े बदलते हुए देख लिया। वो खुद से ही कहने लगा कि अब तो मुझे ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। पता नहीं मैं हमेशा ऐसी खतरनाक सिचुएशन में क्यों फंस जाता हूँ। साथ ही साथ उसे शुआन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट भी महसूस हो रहा था, जिसे फील करते ही वो कहने लगा, ये लो अब तो मर गए। वहीं पर शुआन बड़े ही गुस्से में अपने कपड़े पहनकर सीधा यांकाई पर अटैक कर देती है। उसके एक ही अटैक ने यांकाई को वहाँ का डोर तोड़कर सीधा बाहर लाके पटक दिया था। अब वो देखता है कि शुआन का गुस्सा इतने में भी कम नहीं हुआ। उसने सीधे आकर यांकाई पर एक आइस डैगर से अटैक किया था, जिसे यांकाई जैसे तैसे डॉज कर देता है। वो देखता है कि शुआन के डैगर्स पेड़ों को भी काट सकते हैं, यानी कि अब उसे कुछ भी करके इन डैगर से बचना होगा। इधर शुआन हवा में फ्लाई करते हुए इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई। वहीं पर यांकाई सोच रहा था कि अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मुझे अपनी गोल्डन बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक अच्छे बैटल की जरूरत थी, तो क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठाऊं। वहीं पर शुआन भी समझ गई थी कि यांकाई को बैटल की जरूरत है, तो उसने तुरंत ही यांकाई पर एक आइस स्टोन से अटैक कर दिया, जिसे यांकाई एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर शुआन ने उस पर मल्टीपल डैगर से अटैक करना शुरू कर दिया। उसके अटैक को काउंटर करने के लिए यांकाई ने भी अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, मगर वो शुआन के किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर रहा था। वो तो चाहता है कि उसकी गोल्डन बॉडी खुद होकर रिएक्ट करे, और उसका ये प्लान काफी अच्छे से काम भी कर गया। उसे फील होता है कि धीरे धीरे करके उसकी गोल्डन बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इधर शुआन भी अपना अटैक बिल्कुल भी नहीं रोकती, क्योंकि उसे पता था कि इससे यांकाई को मदद मिल रही है। तब तक सुमो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। वो इन दोनों की फाइट देखकर कह रहा था कि अभी तक तो इनकी शादी भी नहीं हुई, और देखो अभी से लड़ाई शुरू हो गई। पता नहीं भाई यांग ने ऐसा क्या किया जिससे मेरी बहन इतनी ज्यादा भड़क गई। जिस पर यूनटियन कहने लगा कि शायद कल जो कुछ भी हुआ तुम्हारी बहन उसी का बदला ले रही है। तो सुमो कहते हैं, हाँ शायद यही बात हो सकती है, वरना तो मेरी सिस्टर ऐसे जानबूझकर यांकाई को नहीं पिटेगी। यूनटियन कह रहा था, बेचारा यांकाई, उसकी पुरानी इंजरीज भी अभी तक हील नहीं हुई और ऊपर से उसकी और ज्यादा पिटाई हो रही है। सीनियर शुआन इतनी खतरनाक होगी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। इधर यांकाई देखता है कि शुआन ने सीधा उसके पीछे से आकर अपना फ्रोस्ट फ्लावर उसके कंधे पर गिरा दिया है। वो फ्लावर काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा था, मगर यांकाई ने यांग एनर्जी का यूज करते हुए तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देख शुआन भी थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आई थी, तो तुरंत ही हवा में फ्लाई करते हुए यांकाई पर आइस बर्ग से हमला करना शुरू कर देती है, जिसे यांकाई ने अपनी सारी पावर का यूज करते हुए ब्रेक कर दिया। मगर शुआन अभी भी नहीं रुकी, तो यांकाई समझ जाता है कि शुआन अपनी बेहतरीन पावर का यूज करके उसकी मदद कर रही है, तो जल्दी से वहाँ पर कल्टीवेट करने बैठ गया। उसे शुआन की टेक्निक की मदद से अपनी गोल्डन बॉडी का नॉलेज हासिल करना था। वहीं पर सेकंड एल्डर जू भी पहुंच गई। वो यांकाई को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद समझ गए कि यांकाई शुआन की पावर्स का यूज करते हुए अपनी मार्शल आर्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी देर में वहाँ पर आइस की चट्टानें क्रिएट होकर यांकाई को उसमें ट्रैप कर देती है।
इधर शुआन देखते कि यांकाई तो अभी भी मेडिटेट करने में बिजी है, तो वो एक स्माइल करके तुरंत ही वहाँ से चली गई। इधर सुमो अपनी सिस्टर से पूछना चाहता था कि उसने यांकाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, मगर फिर उसके भी आसपास ऐसी बर्फ की दीवार बन जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेता है। ये लोग देखते कि यांकाई उस बर्फ में पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है, तो सुमो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा कि जल्दी से उसे बाहर निकाले, वरना जीजाजी तो ठंड से ही मारे जाएंगे। लेकिन सेकंड एल्डर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि जब ये आइस ब्रेक होगी तब समझ लेना तुम्हारा दोस्त सक्सेसफुल हो गया। तो अब ये लोग उसी बर्फ के सामने 3 दिनों तक डेरा डाल के बैठ गए, मगर यांकाई उस बर्फ से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, जो देखकर तो यूनटियान को काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो सुमो से कह रहा था कि सीनियर भले यांकाई इस ठंड से ना मरे, लेकिन भूख से तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। 3 दिनों से वो वहीं पर ट्रैप है, जिस पर सुमो गुस्सा होकर कहने लगा कि बिल्कुल बकवास मत करो, मेरे जीजाजी इतनी आसानी से मर नहीं सकते। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ की जमीन शेक होते हुए बर्फ में क्रैक्स पड़ने लगे हैं, जो देखकर सुमो तो डर के मारे यूनटियान के पीछे जाकर छुप जाता है। और फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर यांकाई उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ गया। उसने फाइनली अपनी गोल्डन बॉडी के मार्शल स्किल को मास्टर कर लिया था। वो समझ गया कि उसकी गोल्डन बॉडी की स्ट्रेंथ मुश्किल हालात में अचानक से ही बढ़ जाएगी, इसलिए यांकाई अपनी इस एबिलिटी को नाम देता है अनयील्डिंग प्राइड। मगर उसे अपनी एंशिएंट गोल्डन बॉडी के और भी कुछ सीक्रेट रिवील करने हैं। वो समझ गया था कि गोल्डन बॉडी के कई सारे राज हैं, जो कि वो धीरे धीरे करके जान जाएगा। इधर यांकाई के दोस्त थोड़ा सा घबरा गए थे, जिसके बाद सुमो कहते हैं, जीजाजी कैसे हो आप? लगभग 3 दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई, जिस पर यांकाई जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ना मैंने अपनी सभी इंजरीज को भी हील कर लिया है। साथ ही साथ यांकाई अपने मसल्स भी चेक कर रहा था, मगर उसमें उसे ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। वहीं पर सुमो ने भी उसकी पूरी बॉडी चेक की, मगर अब यांकाई की सारी इंजरीज गायब हो गई थी। तो सुमो कहते हैं, चलो अब हमारे साथ, हमने तुम्हारे लिए खाने का बेहतरीन इंतजाम किया है। जो सुनकर यांकाई भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर हम शिया को देखते, जो कि हमेशा जैसे चुपके से यांकाई को देख रही थी। वो कहती है कि तुमने एक सर्वेंट से रेगुलर डिसाइपल की जर्नी तय की है, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इधर शुआन भी यांकाई को देख वापिस मिरर के सामने आकर बैठ गई। वो कह रही थी कि मार्शल आर्ट्स में पक्के इरादे और लगातार एफर्ट्स की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में मैं तुम्हें पावरफुल बनते हुए देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।